इन राज्यों में ये चुनाव ऐसे समय में हुए जब इंडिया गठबंधन की डीएमके पार्टी ने सनातन धर्म का अपमान किया और सनातन धर्म को जड़ से खत्म करने की बात कही, और गठबंधन के बाकी जो नेता थे वो इस पर चुप रहे। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोगों को सनातन धर्म का यह अपमान अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इसका जवाब खुद दे दिया। इससे पता चलता है कि अब वो जमाना जा चुका जब हिंदू धर्म का अपमान करके विपक्षी पार्टियों को इस देश के लोगों के वोट मिल जाया करते थे, ध्रुवीकरण हो जाता था, पोलराइजेशन हो जाता था और जो माइनॉरिटीज हैं उनके वोट तो एक साथ मिलते ही थे और हिंदू धर्म के जो वोट होते थे वो भी बटे हुए होते थे, वो जातियों में बट जाते थे। लेकिन इस बार नहीं। इस हार में कांग्रेस के लिए एक सीख ये भी है कि जब चुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी आउटसोर्स कर दी जाती है तो पार्टी जमीनी हकीकत से दूर हो जाती है। इन नतीजों से यह साबित हो गया कि अगर गरीबी को सबसे बड़ी जाति बनाया जाए तो इस जाति के लोग चुनावी समीकरणों को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यानी असली जातियों से ज्यादा गोंद गरीबी वाली जाति में है और इस जाति की राजनीति को भारत में प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले लेकर आए हैं। और जो आज देश को बड़ी बात समझनी है वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो नई जाति व्यवस्था इस देश के लिए बनाई है, देखिए आप सबको समझनी चाहिए। हमारा देश, हमारा समाज तो जातियों में बटा हुआ है बहुत पुराने समय से ही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो नई जातियां बनाई है उसमें देखिए, और उसमें उन्होंने सबको कवर कर लिया है। सबसे बड़ी जाति वो कहते हैं कि सबसे बड़ी जाति है गरीब, गरीबी की जाति सबसे बड़ी है, ये होनी चाहिए जाति। दूसरी जाति है महिला, तीसरी जाति है किसान और चौथी जाति है युवा। अगर आप इस जाति व्यवस्था में विश्वास करते हैं तो फिर भविष्य का भारत आपका है, या कह लीजिए कि भविष्य आपका है। यह जाति व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी अब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, गरीब, महिला, किसान और युवा। इन नतीजों के लिए बीजेपी के लिए सीख ये है कि अगर वो ऐसे ही चुनावों में परिश्रम करती रही और जीत के बाद भी विनम्र बनी रही, देखिए जो सत्ता होती है ना, सत्ता का जो सुख होता है वो सबसे पहले अभिमान ले आता है अगर और आलस्य पैदा करता है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेता को अगर यह लगा कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर तो जीत ही रहे हैं तो मेहनत करने की क्या जरूरत है, हमारे पास इतना बड़ा ब्रांड है, और अगर वो आराम करने के लिए बैठ गए तब तो कुछ और तस्वीर हो सकती है। लेकिन अगर बीजेपी ऐसे ही परिश्रम करती रही और बीजेपी सत्ता में रहने के बाद भी विनम्र बनी रही, अपने आप को सेवक समझती रही, तो 2024 में वो 400 प्लस सीटों का अगर लक्ष्य रखे, यानी परिश्रम, विनम्रता और बड़ा लक्ष्य, हम ये नहीं कह सकते वो कितना जीतेंगे, लेकिन लक्ष्य तो कम से कम बड़ा रखना चाहिए। और बीजेपी अगर 400 का लक्ष्य रखती है, यानी बड़ा लक्ष्य रखकर चलती है, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी भी एक बार फिर से हैट्रिक बना सकते हैं और दोबारा वापस आ सकते हैं। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान को भी कवर किया था, लेकिन इन राज्यों में ब्रांड राहुल कहीं दिखा नहीं। जैसा कि कांग्रेस कहती है कि अब राहुल गांधी एक बहुत बड़े नेता और ब्रांड बन चुके हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस नतीजों के बाद भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र भी नहीं कर रही है। इस हार के बाद इंडिया गठबंधन के विपक्षी दलों ने कांग्रेस को आईना दिखाना शुरू कर दिया है और इन पार्टियों के नेता अब यह कह रहे हैं कि इस हार ने कांग्रेस की सारी गलतफहमियां दूर कर दी हैं। यानी इंडिया गठबंधन जो है, कांग्रेस की इस हार के बाद वहां पर भी काफी हलचल होगी। कुछ नेता तो ऐसे हैं जो बड़े खुश हो रहे होंगे, जो कि ये चाहते होंगे कि कांग्रेस की गलतफहमी दूर हो, और कुछ नेता ऐसे भी होंगे जो अब 2024 को लेकर आशंकित हो रहे होंगे। ये भाजपा का सक्सेस नहीं है, ये कांग्रेस का फेल्योर है। कांग्रेस इनर फाइटिंग है, कांग्रेस एक जमींदारी मेंटालिटी लेकर चल रहा है। इंडिया जोट, इंडिया अलायंस तैयार किया, लेकिन ममता जी से शुरू करके जो सीनियर लीडरशिप है उसका कोई एक्सपीरियंस वहां पर शेयर नहीं किया। उत्तर प्रदेश में ग्राउंड सिचुएशन को समझ नहीं पाई, नहीं तो क्या जाता अगर वो अखिलेश यादव को 5-7 सीटें दे देते, क्या तूफान होता। वैसे भी क्या जीता उन्होंने, फिर नहीं जीत पाए ना। इंसान किसी का घमंड बर्दाश्त नहीं करता, ऊपर वाला भी नहीं करता। अखिलेश कौन है, इस तरह की बातें हुई तो क्या ये नहीं दर्शाता कि अति आत्मविश्वास के साथ साथ घमंड और एरोगेंस था। जनता इन बातों को नहीं पसंद करती। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की हार है। उन्होंने गठबंधन के किसी भी घटक दल से न संपर्क किया, न सहयोग माना। वो अपने बलबूते पर बीजेपी को हराने की योजना बना रहे थे, जो एक दिवा स्वप्न था।
आज सबसे ज्यादा चर्चा मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजों को लेकर हो रही है, जिसमें कुछ लोग ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश तो अब बीजेपी के हाथ से गया और कमलनाथ ही वापस आने वाले हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 165 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को सिर्फ 64, और दोनों पार्टियों के बीच 101 सीटों का अंतर है। सोचिए कितना बड़ा अंतर है। यानी अगर आप टेस्ट मैच की भाषा में मैं कहूं तो बीजेपी ने कांग्रेस को मध्य प्रदेश में एक पारी से हराया है। वर्ष 2018 की तुलना में बीजेपी को 56 सीटों का फायदा हुआ और कांग्रेस को 50 सीट का नुकसान, और इन नतीजों ने कांग्रेस को मध्य प्रदेश में लगभग 10 साल पीछे धकेल दिया है। 2013 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को 58 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी ने उस समय भी 165 सीटें जीती थी और प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी। हालांकि मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है और इस दिल को बीजेपी पिछले लगभग 2 दशकों से लगातार जीत रही है। 2003 से 2023 के बीच मध्य प्रदेश में विधानसभा के जो 5 चुनाव हुए, उनमें 4 चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। बड़ी बात यह है कि इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगभग 49% और कांग्रेस को 40% वोट मिले हैं और दोनों पार्टियों के बीच 9% का अंतर है। यह बहुत बड़ा अंतर माना जाएगा, क्योंकि पिछली बार दोनों पार्टियों को लगभग 41% वोट मिले थे, लेकिन इस बार यह अंतर 9% का है। और इससे पता चलता है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के कहीं आसपास भी नहीं थी। यह जरूर बात है कि ओपिनियन पोल्स में कांग्रेस आगे थी, एग्जिट पोल्स में भी कांग्रेस आगे थी, मीडिया की हेडलाइंस में भी कांग्रेस आगे थी, और मध्य प्रदेश को छोड़कर बाकी जगह जो एक छवि बनाई गई उसमें भी कांग्रेस आगे थी, लेकिन वोटों के मामले में कांग्रेस पीछे थी। यानी नतीजों के दिन कांग्रेस पीछे है, बाकी एग्जिट पोल देख लीजिए, ओपिनियन पोल देख लीजिए, सर्वे देख लीजिए, बाकी सब जगह वही आगे थे। इससे पता चलता है कि वो जो लहर थी, वो जो इंप्रेशन था, वो नकली था। एक और दिलचस्प आंकड़ा यह है कि कांग्रेस को पिछली बार जिन 114 सीटों पर जीत मिली, उनमें से 43 सीटों को ही वो इस बार बचा पाई, और जिन 71 सीटों को उसने गंवाया, उनमें से 70 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। यानी बीजेपी ने कांग्रेस से उसकी 70 सीटें छीन ली। और यह तब हुआ जब राहुल गांधी लगातार अपनी रैलियों में कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का तूफान आया हुआ है। यानी 53 साल के राहुल गांधी मध्य प्रदेश की नब्ज को नहीं पकड़ पाए। मैं आपको एक बात लिख के दे देता हूं अभी, कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव को स्वीप करेगी, बीजेपी वहां दिखाई नहीं देगी। मैं आपको गारंटी करके आप लिख लो, मध्य प्रदेश में तो टोटल अंडरकरंट था, मतलब तूफान आया हुआ है वहां पे। मध्य प्रदेश के अब मेरे काफी दौरे लग गए हैं, मैं 100% कह सकता हूं कांग्रेस पार्टी का तूफान आने जा रहा है। आप लिख के रख दो। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जो सुनामी आई, उस सुनामी में किसान, ग्रामीण, महिला, दलित, आदिवासी, ओबीसी और युवा वोटर्स ने निर्णायक भूमिका निभाई। तो सोचिए बचा कौन? मध्य प्रदेश की 230 में से जो 171 सीटें ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उनमें से 116 सीटें बीजेपी ने और सिर्फ 54 सीटें कांग्रेस ने जीती। और बीजेपी के एम फैक्टर ने कांग्रेस के एम फैक्टर को भी फेल कर दिया। बीजेपी का एम फैक्टर था महिला फैक्टर और कांग्रेस का एम फैक्टर था मुस्लिम फैक्टर। मध्य प्रदेश में जिस एक सीट पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक हैं, वहां कांग्रेस को जीत मिली, और जिन 100 सीटों पर महिला वोटर्स निर्णायक हैं, वहां बीजेपी जीत गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कांग्रेस जातिगत जनगणना के मुद्दे पर जो सोशल इंजीनियरिंग करना चाहती थी, वो भी नहीं हुआ, और इससे कांग्रेस की यह गलतफहमी दूर हो गई कि जातिगत जनगणना की 30-40 साल पुरानी राजनीति पर उसे आज भी वोट मिल सकते हैं। वो जमाना वीपी सिंह का जमाना था। बहुत सारे लोग दोबारा से वीपी सिंह की एंट्री करवाना चाह रहे हैं, लेकिन अब उन्हें समझ में आएगा कि वो जमाना बीत चुका। कांग्रेस से गलती यह हुई कि वो इस बात को भूल गई कि भारत में ओबीसी समुदाय के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़ा चेहरा तो खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं, और वो उनको चुनौती नहीं दे सकती। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के लिए जो पारी खेली, उसकी तुलना वर्ल्ड कप में खेली गई उस पारी से आज आप कर सकते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक मैच में अपनी टीम के 7 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद भी डबल सेंचुरी लगाकर उस मैच में ऑस्ट्रेलिया को जिता दिया था। और मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी को उसी तरह से जिताया है, यानी मध्य प्रदेश के वो मैक्सवेल है। इसलिए बहुत सारे लोग आज मोदी को बीजेपी का मैक्सवेल कह रहे हैं। संक्षेप में कहें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के ये 5 फैक्टर्स हैं। पहला, मोदी फैक्टर, वो तो सबसे बड़ा है ही। दूसरा, मोदी की गारंटी।
तीसरा, महिला फैक्टर, जिसमें मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना को गेम चेंजर माना गया, जिसके तहत मध्य प्रदेश में 1,30,00,000 महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपए की आर्थिक मदद मिल रही है। चौथा, नई तरह की जातिगत राजनीति, जिसमें पिछड़े वर्ग के वोटर्स गरीबी वाली जाति के मुद्दे पर एकजुट हो गए। पांचवां, टीम वर्क, जो बाकी पार्टियों में नहीं है। जिस तरह उत्तरकाशी में टीम वर्क की वजह से सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को 17 दिन बाद बाहर निकालने में कामयाबी मिली, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश में बीजेपी ने टीम वर्क से अपनी इस हारी हुई पार्टी को, इस हारे हुए मैच को चुनाव में जीत लिया।